हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं हिंदी के सैंपल प्रश्न पत्र 2025 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चे ये जो सैंपल प्रश्न पत्र है ना बच्चे, ये ना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र के जरिए हम सीखेंगे ना कि बच्चे की पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है और पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। बच्चों, जो हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था मैथ का, जो हम लोगों ने देखा था सैंपल पेपर जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इशू किया था, उसमें से बच्चे क्या है 20 से 25 मार्क्स का क्या था बच्चे क्वेश्चन आया था, पूछा गया था। तो बच्चे इसमें से भी चांसेस है ना कि ना 20 से 25 मार्क्स क्या हो सकता है बच्चे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या करिए, आप इस वीडियो में ना बने रहिए। आप लोग को 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चे इस क्वेश्चन पेपर से पूछा जरूर जाएगा, 100% पूछा ही जाएगा बच्चे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो पहला ये है कि हमारे पास समय 3 घंटे रहेगा और पूर्णांक रहेगा 80 अंक का। यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर उसको शब्दों में लिखना है, फिर यहाँ पर शाला का नाम लिखना है, यहाँ संकुल का नाम लिखना है, यहाँ लिखना है विकास खंड और यहाँ लिखना है जिले का नाम। आप लोग को भरने अब आ भी गया होगा कैसे फिल करना है। अब देखिए बच्चे, ये है केवल यहाँ पर जो है बच्चे ये लिखाया हुआ है केवल मूल्यांकन करता हेतु, मतलब कि जो आपको नंबर अलॉट करेगा ना, मतलब जब आपका जो कॉपी चेक करेगा ना वो इसको फिल करेगा। आपको इसको कुछ नहीं करना है, आपको इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लास्ट में फिर सील एंड सिग्नेचर है, इसको भी छोड़ देना है। अब देखिए बच्चे, पहला निर्देश क्या है, पहला निर्देश क्या है बच्चे, तो बच्चे जैसा हम लोगों का मैथ्स का था ना निर्देश, सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। मैथ में भी क्या था बच्चे, मैथ में भी हमारे 20 क्वेश्चन थे, इसमें भी क्या है बच्चे 20 क्वेश्चन है। हमारा क्या था बच्चे, प्रश्न क्रमांक, इसमें क्या था सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य था, इसमें भी हल करना अनिवार्य है मैथ में भी। यहाँ पर क्या है बच्चे, प्रश्न क्रमांक 1.1 से 1.15 तक क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब कि सभी को आपको सॉल्व करने के लिए 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। फिर बच्चे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 7 तक हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर के 12 तक, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। फिर नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि लघु उत्तरीय सेकंड है, पहले लघु उत्तरीय फर्स्ट था फिर लघु उत्तरीय सेकंड है, ये है प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक, इसको आपको सॉल्व करने के लिए 4 मार्क्स मिलेगा। फिर नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय फर्स्ट है जो कि 17 और 18 है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। और लास्ट में हमारा आता है बच्चे, लास्ट में हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय सेकंड, प्रश्न क्रमांक 19 और 20, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है इसमें हम लोग को सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है ना कि स्वेद का समानार्थी अर्थ क्या होता है। समानार्थी अर्थ बोल लो या पर्यायवाची शब्द बोल लो। तो बच्चे स्वेद का समानार्थी अर्थ क्या होता है बच्चे, पसीना होता है। क्या होता है, पसीना होता है। ये आपका ना बच्चे शब्दार्थ का है, फर्स्ट चैप्टर का ना शब्दार्थ से आपका ये पूछा गया है कि स्वेद का क्या है, समानार्थी अर्थ पसीना है। नेक्स्ट बच्चे, नीचे दिए गए विकल्पों में विशेषण शब्द की पहचान करिए। विशेषण क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे कि सुंदर, कि जैसे बोल सकते हैं ना कि रमा एक सुंदर लड़की है, रमा एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या है बच्चे, उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर बस आपको आंसर लिखना है सुंदर, यहाँ पर लिखना है आप लोग को पसीना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो बच्चे याद रखिए ना कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था बच्चे, ये हुआ था हमारे 1761 में। अब क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है और एक्स्ट्रा कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का युद्ध बच्चे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अब पूछा जाएगा ना कि मराठों में सेनापति कौन था, मराठों का सेनापति कौन था, तो बोलोगे ना मराठों का सेनापति बच्चे इब्राहिम गारदी था। कौन था, इब्राहिम गारदी था। देखिए जैसे कि हम लोग बोले ना कि मराठों का सेनापति था इब्राहिम गारदी, लेकिन मराठों का लीडर कौन था, नेता कौन था, तो वो था बच्चे सदाशिव राव। कौन था वो, सदाशिव राव था। और क्वेश्चन आ सकता है ना कि पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया था, तो बोलोगे ना कि पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने दिया था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इसका साथ दिया था। ठीक है बच्चे, तो इससे क्वेश्चन इतना ही बन सकता है, ये भी आपसे डिस्कस कर लिया हूं मैं। नेक्स्ट बच्चे, जो मैं नहीं बन सका, पाठ में लेखक सबसे पहले क्या बनना चाहता था, तो बच्चे जो मैं नहीं बन सका पाठ ना बच्चे इसको लिखा है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने। तो इस पाठ में लेखक बोलते हैं ना कि वो बचपन में ना बच्चे बहुत कुछ बनना चाहते थे, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। तो सबसे पहले तो बनना चाहते थे पेंटर के बाद वो बनना चाहते थे गेटकीपर, फिर वैसे ही गेटकीपर के बाद बच्चे हेडमास्टर बनना चाहते थे वो, फिर डॉक्टर बन गए लास्ट में क्या बन गए, डॉक्टर और लेखक बन गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे पेंटर, क्या हो जाएगा, पेंटर आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न 5वां है, इसमें बोला जा रहा है ना कि सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो बच्चे सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना बच्चे, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल से इसका आंसर है। फिर आगे बोला जा रहा है बच्चे, निम्नांकित
निम्नांकित संकेतों को पहचान करके लिखना है बच्चे। तो आपने देखा भी होगा ना, ये वाला साइन कहाँ रहता है, तो बच्चे ये वाला साइन रहता है बच्चे फर्स्ट एड बॉक्स में, फर्स्ट एड बॉक्स में। तो इसका हम लोग बोलते हैं कि इसका साइन क्या है बच्चे, इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलेंगे इसको, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चे, ये है P4 होता है बच्चे पार्किंग, P4 क्या होता है बच्चे पार्किंग। और इसको ऐसे क्रॉस कर दिया गया, मतलब कि यहाँ पर पार्किंग नहीं करना है, तो पार्किंग नहीं करना इसको बोलते हैं पार्किंग निषेध। क्या बोलते हैं, पार्किंग निषेध बोलते हैं बच्चे। ये जो है ना, ये आपका ना चैप्टर 24 बोल लो या फिर बोलो कि पाठ 24 से लिया गया है ये। इसमें बच्चे देखिए ना बच्चे, बहुत सारा ना रोड साइन है, रोड साइन है, बताया गया है ना कि आप लोगों को क्या करना बच्चे, इन रोड साइन को पता रखना है कि क्या क्या रोड साइन होते हैं और उनका मतलब क्या होता है बच्चे। तो याद रखिए ना, कोई भी जो सूचना चिन्ह होते हैं ना बच्चे, वो ना 3 तरह के होते हैं। कोई भी सूचना चिन्ह 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है बच्चे आदेशात्मक, दूसरा होता है बच्चे चेतावनी, तीसरा होता है बच्चे सूचनात्मक। तो बच्चे आप लोगों को दिख भी रहा होगा ना कि आदेशात्मक सड़क चिन्ह में क्या होता है बच्चे, हमारा यहाँ पर पहला है मोटरसाइकिल प्रवेश निषेध, दूसरा है रुकिए, तीसरा है एक दिशा मार्ग, चौथा है पार्किंग निषेध और पांचवा है बच्चे कार प्रवेश निषेध। तो बच्चे इसको याद रखिएगा ना, पूछ सकता है आपसे ना कि बताइए कि सड़क सूचना चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोलोगे ना सर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आदेशात्मक, दूसरा होता है बच्चे चेतावनी और तीसरा होता है बच्चे सूचनात्मक सड़क चिन्ह होता है। और दूसरा बच्चे हमारा चेतावनी सूचक सड़क चिन्ह में ना बच्चे, हमारा यहाँ पर पहला बोला गया है कि बाएं मुड़कर, फिर आगे बोला गया है, फिर नेक्स्ट बच्चे आगे रास्ता सकरा है, नेक्स्ट बच्चे की आदमी काम पर है, फोर्थ है बच्चे पैदल पथ पार, और नेक्स्ट बच्चे हमारा रक्षित रेलवे है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बच्चे हमारा सूचनात्मक सड़क चिन्ह जो आपको सूचना देते हैं। तो इसमें सबसे पहला बच्चे सार्वजनिक टेलीफोन है, फिर नेक्स्ट भोजनालय, फिर थर्ड है बच्चे देखिए जो कि हमारा पूछा गया था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, फिर फोर्थ है पार्किंग, और नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर पेट्रोल पंप है। तो बच्चे इसको याद रखिएगा ना। और इसी के नेक्स्ट पेज में आप लोग को शो हो रहा होगा ना बच्चे कि हम लोग को क्या करना बच्चे, स्वच्छता के जरिए स्वास्थ्य की ओर एक कदम में ना आपको 2 से 3 पॉइंट क्या करना बच्चे, याद रखना है ना। एग्जाम में आ सकता है आपके कि क्या क्या हम लोगों को कदम उठाने चाहिए स्वच्छता की ओर कि हम लोग स्वस्थ रहें इसके लिए, ठीक है ना बच्चे। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चे कि नीचे दिए गए समासिक विग्रह शब्द का समासिक विग्रह करना है बच्चे। याद रखिए ना, इस पद को बोलते हैं बच्चे समासिक पद। क्या बोलते हैं, समासिक पद। रसोई घर क्या है बच्चे, एक समासिक पद है, इसको समास विग्रह करते हैं। तो इसके लिए बोलेंगे ना रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर बोलोगे और फिर डैश करके बोलोगे कि बच्चे जब भी ना याद रखिए, जब भी याद रखिए ना, जब भी का आता है, की आता है, के लिए आता है, द्वारा आता है, सा आता है, से आता है, तो बच्चे वहाँ पर क्या होता है बच्चे, वहाँ पर हमारा होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष समास। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ एक और एग्जाम्पल, राह खर्च। राह खर्च क्या है बच्चे, ये एक समासिक पद है, इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो हम लोग बोलेंगे ना राह के लिए खर्च। तो ये क्या है बच्चे, ये हमारा तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। इसके आगे लिखिएगा ना, इसके आगे लिखिएगा तत्पुरुष समास, पुरुष समास, तत्पुरुष समास लिखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि नीचे दिए गए शब्दों के नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो सरल, सरल का क्या होता है बच्चे, सरल का कठिन होता है, सरल का कठिन होता है, और अर्थ का अनर्थ होता है, अर्थ का अनर्थ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर 1.9 में बोला जा रहा है ना बच्चे कि 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे। तो बच्चे देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन आ गया है ना कि बिहार में जगदीशपुर के महाराज। तो याद रखिए ना कि 1857 की क्रांति में बिहार के महाराज कौन थे, तो वो थे हमारे कुंवर सिंह थे। कौन थे, कुंवर सिंह थे। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि कुंवर सिंह कहाँ के महाराज थे। तो बिहार में जगदीशपुर एक जगह है, वहाँ के वो क्या थे बच्चे, महाराज थे। और ये जो चैप्टर है ये किस चैप्टर का है बच्चे, ये है विजय बेला। ये किसका है बच्चे, विजय बेला चैप्टर का है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे प्रश्न 10वां, यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखना है। तो पहला बच्चे राम कहानी सुनाना। राम कहानी सुनाना मतलब होता है बच्चे आप बीती बताना, आप बीती बताना, आप बीती बताना, आप बीती बताना, आप बीती बताना होता है। या फिर आप बोल सकते हो ना किसी बात को विस्तार से बताना, किसी बात को विस्तार से बताना। दोनों अर्थ हो सकता है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। पहला आप बीती बताना और दूसरा होता है बच्चे किसी बात को विस्तार से बताना। नेक्स्ट है बच्चे कोई चारा ना होना, मतलब कि कोई विकल्प ना होना, कोई विकल्प ना होना, या फिर किसी समस्या का कोई समाधान ना होना, किसी समस्या का कोई समाधान ना होना, ठीक है ना बच्चे। ये इसका अर्थ है बच्चे, बस अर्थ बोला गया है, अर्थ बोला गया है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि प्रश्न 1.11 इसमें बोला जा रहा है ना
कि त्रेता युग में भगवान राम को डैश वर्ष का वनवास हुआ था। तो बच्चे देखिए समझने वाली बात यह है ना कि भगवान राम त्रेता युग से रिलेटेड है, भगवान राम का संबंध त्रेता युग से है, और वैसे ही भगवान कृष्ण का संबंध द्वापर युग से है। कहाँ से है? द्वापर युग से है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर बच्चे इनको हुआ था 14 वर्ष का वनवास हुआ था। कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो पूछा जा सकता है ना कि बताइए रामायण किस युग का महाकाव्य है? रामायण किस युग का महाकाव्य है? तो बोलोगे ना कि रामायण सर त्रेता युग का महाकाव्य है। और फिर क्वेश्चन आ सकता है ना कि बताइए महाभारत किस युग का काव्य है? महाभारत किस युग का काव्य है? तो महाभारत बच्चे द्वापर युग का है। किसका है? द्वापर युग का है। ऐसे करके बोलिएगा, द्वापर युग का क्या है बच्चे? ये काव्य है। ठीक है ना, ये बच्चे क्वेश्चन इसमें आ सकता था। आगे है भौरा डैश में बंद हो गया। तो भौरा बच्चे कमल की पंखुड़ियों में बंद हो गया। भौरा कहाँ बंद हो गया बच्चे? कमल की पंखुड़ियों में बंद हो गया। नेक्स्ट है बच्चे जानने की इच्छा करने वाले को बच्चे जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? जिज्ञासु बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर डैश का पर्यायवाची नयन होता है। तो बच्चे नेत्र बोल लो, या आँख बोल लो, या लोचन बोल लो, या चक्षु बोल लो। इन सब का बच्चे क्या होता है? पर्यायवाची नयन होता है। ठीक है ना, कुछ भी लिखिएगा आप आंसर यहाँ पर, चाहे तो नेत्र, चाहे तो आँख, चाहे तो लोचन। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि आशा का विलोम शब्द क्या है? तो आशा का बच्चे विलोम शब्द क्या होता है? निराशा होता है। क्या होता है? निराशा होता है। तो आप यहाँ पर निराशा आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बच्चे हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया है ना तो आपको ना 1 मार्क्स मिलेगा, और टोटल आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें बोला जा रहा है ना कि कुल 6 प्रश्न हैं और हर प्रश्न बच्चे 2-2 नंबर का है। तो 6 दूनी 12 नंबर आप लोग को मिलेगा। तो देखिए बच्चे हमारा क्या है बच्चे, प्रश्न क्रमांक दूसरा है ना कि नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? तो बच्चे ये जो है ना नई उषा, ये हमारे बच्चे पाठ एक नई उषा नामक पाठ से लिया गया है। और ये क्या है बच्चे, इसको लिखा किसने है? श्री सत्यनारायण लाल जी ने लिखा है इसको। ठीक है ना, तो हम लोग इसका यहाँ पर उत्तर लिखना है। हम लोग बोलेंगे ना कि नई उषा से कवि का अभिप्राय स्वतंत्रता की प्राप्ति से है। नई उषा से कवि का अभिप्राय स्वतंत्रता की प्राप्ति से है, अर्थात परतंत्रता की रात्रि का अंत हो गया है। परतंत्रता मतलब होता है बच्चे गुलामी का क्या हो गया है? अंत हो गया है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास की नई नई ऊंचाइयों को तय करने से है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं ना कि स्वतंत्रता प्राप्ति को ही कवि ने इस कविता में क्या कहा है बच्चे? नई उषा कहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग इसका आंसर भी शो हो रहा होगा, आप लोग इसको पढ़ करके समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर प्रश्न तीसरा है कि दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी? तो बच्चे दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी थी? तो संजू क्या चाहती थी बच्चे? डायरी लिखना चाहती थी, पर जो समझ नहीं आ रहा है ना कि वह शुरुआत कैसे करे, इसलिए क्या किया, उसने अपनी दीदी से डायरी ली और क्या किया, उसको पढ़ा। ठीक है ना, इसका भी आंसर आप लोगों को शो हो रहा होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ना कि सावित्री बाई फुले की तरह आप समाज के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा पाठ 23 से लिया गया, जिसका नाम क्या है बच्चे? युग नायिका सावित्री बाई फुले है। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि सावित्री बाई फुले की तरह आप समाज के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि सावित्री बाई फुले की तरह हम समाज में निम्न कार्य करना चाहेंगे। पहला क्या काम करेंगे? पहला करेंगे बच्चे घरेलू हिंसा को बंद करवाएंगे। घरेलू हिंसा को बंद करवाएंगे ताकि कोई आदमी औरतों पर क्या करे? अत्याचार ना करे। दूसरा, घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? शराब एवं नशीले पदार्थ होते हैं, इसको बंद करवाना है। सेकेंड पॉइंट में बोलोगे कि घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण शराब एवं नशीले पदार्थ होते हैं, इसको बंद करवाना चाहूंगा। थर्ड बोलोगे बच्चे कि दहेज भी क्या है बच्चे? लेना बहुत बुरी बात है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि दहेज प्रथा कई जगह अभी भी चल रही है, दहेज प्रथा पर मैं रोक लगाना चाहूंगा। और नेक्स्ट बच्चे 4th पॉइंट आप बोलोगे ना कि सावित्री बाई फुले की तरह मैं समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए तथा उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए अच्छा कार्य करना चाहूंगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो बच्चे ये देखिए अभी क्या है, ये क्वेश्चन तो है 2 नंबर का। अब इतना आप 4 पॉइंट से मत लिखिएगा। आप देखिए चारों पॉइंट आपको बता दिया मैं, आप कोई सा भी 2 पॉइंट लिखिएगा, चाहे तो आप 1 to 2 लिख ले 2 पॉइंट, या तो 1 to 3, या तो 3 to 4, कोई भी 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गारदी तौबा कर लेता तो उसके संबंध में आप क्या राय बनाते? तो इसका आंसर बोलेंगे ना कि यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गारदी तौबा कर लेता तो हम उसे कायर, स्वार्थी, देशद्रोही और बुजदिल कहते। क्या कहते? कायर, स्वार्थी, देशद्रोही और बुजदिल कहते। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर
कि कुंवर सिंह ने अपनी बाह काटकर गंगा जी को क्यों अर्पित कर दी? तो इसका आंसर आप बोलोगे ना कि कुंवर सिंह ने अपनी बाह काटकर गंगा जी को इसलिए अर्पित कर दी क्योंकि उनकी बाह पर अंग्रेजों की अपवित्र गोली लगी थी, जिसके कारण उसका जहर फैलता जा रहा था और घाव गहरा हो गया था। अपने शरीर को पवित्र करने के लिए क्या किया उन्होंने? अपनी बाह को काटकर गंगा जी को अर्पित कर दिया। ठीक है ना बच्चे, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चे, हमारा कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है? तो बच्चे ये जो प्रश्न है ना, ये हमारा पाठ 22 हिरोशिमा की पीड़ा नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका आंसर आप बोलोगे ना कि कवि का हृदय विषाद से भर जाता है। क्यों भरता है? तो आप बोलोगे ना कि कवि का हृदय मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है। कवि का हृदय मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम से 2 लाख से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु की बात को याद करते हुए कवि का हृदय क्या होता है बच्चे? विषाद से भर जाता है। अब यहाँ कवि कौन है? कवि है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे? कुल 6 प्रश्न हल कर लिया है। अब नेक्स्ट बच्चे हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न बोला जा रहा है ना कि सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था? यहाँ पर कुल 5 प्रश्न रहेंगे और हर प्रश्न बच्चे क्या होगा? 3-3 नंबर का होगा। तो 5 3 15 मार्क्स आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर बोलोगे ना कि सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या इसलिए करता था क्योंकि उसे इस शहर में आए हुए केवल 6 महीने ही हुए थे और उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के उससे प्रभावित थे और सभी लड़कों से क्या हो गई थी बच्चे? उसकी दोस्ती हो गई थी। इसलिए क्या करता था सुधीर? मन ही मन उससे ईर्ष्या करता था श्रीकांत से। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर है कि संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आए? तो बोलोगे ना कि संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में यह विचार आए कि लड़कियों को भी पढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज न जाने क्या क्या करतब दिखा रही है, हम है कि चौके चूल्हे के चक्कर में किसी तरह उबर नहीं पाती हैं। ठीक है ना बच्चे, ये इसका आप आंसर बोलोगे। नेक्स्ट है बच्चे कि चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है? तो बच्चे प्रवास मतलब होता है ना कि अपने रहने के स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान जा करके कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर क्या करते हैं बच्चे? फिर अपने स्थान पर आ जाते हैं। इसको बोलते हैं बच्चे प्रवास। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? प्रवास बोलते हैं। तो आप बोलोगे ना कि चिड़िया अपने प्रवास के लिए निम्न तैयारियां करती है। पहला बोलोगे ना कि चिड़िया प्रवास से पहले अधिक मात्रा में खाना खाती है ताकि उनके शरीर में क्या क्या बन जाए बच्चे? एक चर्बी की मोटी परत बन जाए जिससे यात्रा में उनके शरीर को क्या मिलते रहे बच्चे? ताकत मिलते रहे। और दूसरा बोलोगे ना कि कुछ चिड़िया क्या करती है बच्चे? अभ्यास करना और झुंड में उड़ना क्या करती है बच्चे? चालू कर देती है। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है ना, कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की अनुभूति की अपेक्षा करता है? मतलब कि क्या एक्सपेक्टेशन रखता है कवि वैज्ञानिकों से? तो बोलोगे ना कि कवि वैज्ञानिकों से मानवीय संवेदनाओं की अनुभूति की अपेक्षा करता है। कवि वैज्ञानिकों से अपेक्षा करते हैं ना कि वो आविष्कार से पहले क्या करे? उसके विनाशकारी परिणाम को अच्छे से समझ ले ताकि उनके आविष्कार से कभी किसी को दिक्कत ना हो। तो बोलोगे ना कि कवि वैज्ञानिकों से मानवीय संवेदनाओं की अनुभूति की अपेक्षा करते हैं। कवि वैज्ञानिकों से अपेक्षा करते हैं ना कि वो आविष्कार से पहले उनके विनाशकारी परिणाम के बारे में अच्छे से विचार कर ले, क्योंकि उनके अच्छे आविष्कार से दुनिया प्रगति की ओर बढ़ सकती है और उनके बुरे आविष्कार से दुनिया नरक की ओर जा सकती है। अर्थात कवि चाहते हैं ना कि वैज्ञानिक क्या करे? मानव समाज को ध्यान में रख करके क्या करे? आविष्कार करे। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले परिवार से अलग क्यों हो गए? तो बोलोगे ना कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण क्या किया था इन्होंने? एक विधवा ब्राह्मणी से क्या किया था? एक लड़के को गोद लिया था। उस लड़के का नाम था बच्चे यशवंत राव। क्या नाम था? यशवंत राव था। और जब इन्होंने गोद लिया ना तो इनके परिवार वाले क्या करने लगे? इनका विरोध करने लगे कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप दूसरे कुल के बेटे को हमारे यहाँ आप नहीं रख सकते हो। तो अपने परिवार के इसी विरोध का सामना करते हुए उन लोग वे क्या हो गए? अपने परिवार वाले से अलग होकर के रहने लगे। अब नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर बच्चे क्या है बच्चे? कुल 4 प्रश्न रहेंगे और हर प्रश्न बच्चे 4-4 नंबर का रहेगा। तो 4 4 जा 16 मार्क्स आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लिया गया है जो मैं नहीं बन सका पार्ट से लिया गया है। तो इसमें बोलोगे ना कि पेंटर को देखकर लेखक के मन में यह भाव उत्पन्न हुए ना कि पेंटर का काम कितना अच्छा है, क्या मस्त जीवन है, दिन भर बोर्ड बनाओ और टॉकीज पर रहो। क्या करो? दिन भर बोर्ड बनाओ और टॉकीज पर रहो। ठीक है ना बच्चे, तो यही इसका क्या हो जाएगा? प्यारा सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? तो बच्चे याद रखिए ना कि लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया?
परिचय पत्र दिखाया। क्या दिखाया? परिचय पत्र दिखाया। और फिर इसके आगे बोलोगे ना कि लेखक ने अपना थैला खोला, उसमें से दो चिट्ठियां निकाली। पहली चिट्ठी जो थी वो ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम की थी, और जो दूसरा चिट्ठी था वो हैदराबाद के निजाम के प्रधानमंत्री महोदय के नाम से थी, जिसको देख करके इस बात का पता चल गया ना कि लेखक चोर नहीं है, वो क्या है? एक अच्छा इंसान है। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है ना बच्चे कि विकास क्रम में पीछे कौन से वर्ग है और क्यों? तो बोलोगे ना कि विकास क्रम में पीछे तृतीय लिंग समुदाय वर्ग के साथ साथ कई ऐसे वर्ग हैं ना जो विकास क्रम में क्या है बच्चे? पीछे हैं। और क्यों है वो पीछे? क्योंकि लोगों की सोच ही वैसी है, क्योंकि इसके पीछे लोगों की संकुचित सोच है। फिर अब आगे बोलोगे ना कि हमें लोगों की इसी संकुचित सोच को मिटाकर पिछड़े वर्गों को आगे विकास की गति से जोड़ना बहुत जरूरी है। विकास गति से जोड़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा? तो लोकप्रिय बनने के लिए हमें अपनी वाणी में मधुरता लानी होगी, या ऐसा बोल सकते हो ना कि लोकप्रिय बनने के लिए हमें अपनी वाणी की कठोरता को त्यागना होगा। तीखे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, मीठी मीठी वचनों का प्रयोग करना है। अपनी वाणी में मिठास घोल करके बातचीत करनी है, जिससे सामने वाला जो सुनने वाला है ना उसके मन में क्या हो बच्चे? प्रेम का भाव उत्पन्न हो। अर्थात हमें अपनी वाणी में संयम रखना है, लचीलापन रखना है एवं मधुरता बनाए रखनी है। ये इसका आंसर आप बोलोगे। अब प्रश्न 17वां है। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर कुल 2 प्रश्न रहेंगे और हर प्रश्न बच्चे क्या होगा? 5-5 मार्क्स का होगा। तो 5 2 10 मार्क्स आपका बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा। तो बच्चे पहला क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर कि यहाँ समझिएगा। अब देखिए बच्चे प्रश्न 17वां यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। मतलब कि आपको संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, और भावार्थ मतलब होता है अर्थ भी लिखना है आपको। तो चलिए इसको क्या कहते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं ना कि किस पाठ से लिया गया है, तब हम लोग क्या करेंगे बच्चे? संदर्भ लिख पाएंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गोड़ों का अंश, नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम, प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। देखिए बच्चे यहाँ पर दे दिया है हमारा छत्तीसगढ़, मतलब कि ये आप बोलोगे ना संदर्भ में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के हमारा छत्तीसगढ़ नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी है। ठीक है ना। अब प्रसंग लिखने की बारी। तो प्रसंग क्या करते हैं बच्चे? प्रसंग के लिए ना 2 लाइन पहले छोड़ देते हैं। पहले हम लोग अर्थ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले अर्थ लिखते हैं। तो अर्थ में बोलेंगे ना, चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि उच्च गिरि कानन से संयुक्त। उच्च मतलब होता है ऊंचे ऊंचे, गिरि मतलब होता है पर्वत, और कानन मतलब होता है बच्चे वन और जंगल। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि कवि कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वनों से परिपूर्ण, संयुक्त मतलब होता है परिपूर्ण, भव्य भारत का अनुपम अंश। भव्य भारत मतलब होता है कि ये विशाल भारत का अनुपम अंश। तो एक लाइन का आंसर बोलोगे ना, एक लाइन का बोलोगे ना यहाँ पर कि कवि कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वनों से परिपूर्ण हमारा छत्तीसगढ़ विशाल भारत का एक अनुपम अंश है। अनुपम अंश मतलब अनोखा हिस्सा है, अनुपम हिस्सा है। जहाँ था करता शासन सुभग, यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में ना बहुत सारे शासकों ने क्या किया है? शासन किया है। वीर गर्वित गोड़ों का अंश मतलब कि यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे बोलोगे ना कि इस प्रदेश में वीर गोड़ों का शासन था। आगे है नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम। तो नर्मदा महानदी शिवनाथ सरिताएं मतलब होता है नदियाँ। तो यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ की धरती पर महानदी शिवनाथ नर्मदा आदि सुंदर नदियाँ प्रवाहित होती कलकल नाद, कलकल की ध्वनि करते हुए क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। यह हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश क्या है बच्चे? बहुत ही सुंदर है। तो आप इन पूरे लाइन का अर्थ बोलोगे ना, एक साथ बोलोगे ना कि कवि कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वनों से परिपूर्ण हमारा यह छत्तीसगढ़ भारत का एक अनोखा हिस्सा है। जहाँ तक करता शासन सुभग, यहाँ पर बोलोगे ना कि इस प्रदेश में बड़े बड़े शासकों ने क्या किया है? शासन किया है, जिसमें से वीर गर्वित गौड़ों का शासन क्या है? प्रमुख है। आगे नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम, यहाँ की धरती पर महानदी नर्मदा शिवनाथ आदि नदियाँ
आदि नदियाँ कलकल की ध्वनि करती हुई प्रवाहित होती है, अर्थात हमारा यह छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत ही सुंदर है। तो बच्चे यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, अर्थ लिख लिया। अब बारी आती है बच्चे प्रसंग की। प्रसंग में क्या लिखे, तो इसमें बोलोगे ना कि सर इसमें ना हम लोग को ना छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया है। तो यहाँ पर बोलोगे कि प्रसंग में कि इस पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। तो अब बच्चे देखिए, अब है अथवा। अथवा में बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर इसको ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बोलोगे ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो देखिए बच्चे, अथवा के संदर्भ में क्या लिखेंगे ना, इसको हम लोग पहले पढ़ के समझते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पंकज कोश में भृग फसियो, कर तो अपने मनियो मनसूबा, होइगो प्रातः उगेंगे दिवाकर, जाऊंगो धाम पराग ले खूबा, बेनी सो बीच ही भई नाही काल को ध्यान न अजूबा, आय गयंद चबाय लियो रहीगो मन ही मन यो मनसूबा। तो बच्चे पता ही चल रहा है ना कि ये पाठ जो है ना हमारा, ये पाठ हमारा क्या है बच्चे, ब्रज माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे छत्तीसगढ़ भारती के ब्रज माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि बेनी जी हैं। अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग के लिए फिर से बच्चे क्या करेंगे, 2 लाइन हम लोग छोड़ देंगे। अब पहले लिखते हैं अर्थ और समझते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि पंकज कोश में भृग फसियो। पंकज मतलब होता है बच्चे कमल, कोश मतलब होता है बच्चे पंखुड़ी, भृग मतलब होता है बच्चे भौरा, और फसियो मतलब होता है बच्चे फंस जाना। तो बोलोगे ना कि शाम, कवि बेनी जी कहते हैं ना, कवि बेनी जी कहते हैं ना कि शाम होते ही कमल की पंखुड़ियों में भौरा फंस जाता है। आगे, कर तो अपने मनियो मनसूबा। कर तो मतलब होता है करता है, अपने मन में, मनसूबा मतलब होता है विचार, और कमल की पंखुड़ियों में बंद भौरा अपने मन में यह विचार करता है। क्या करता है, विचार। पढ़ते हैं आगे, बोला जा रहा है होइगो प्रातः उगेंगे दिवाकर, कि जैसे ही सुबह होगी ना और सूर्य की किरणों से क्या होगा, ये कमल की पंखुड़ियाँ खुलेंगी, जाऊंगा धाम परागले खूबा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से निकल करके नए नए या भिन्न भिन्न फूलों के रस का पान करूंगा। तो इन 2 लाइन का आप अर्थ बोलोगे ना कि कवि बेनी जी कहते हैं कि संध्या होते ही कमल की पंखुड़ियों में भौरा बंद हो जाता है और अपने मन में यह विचार करता है ना कि जैसे ही प्रातः काल सूरज निकलेंगे ना, जिससे क्या होगा, ये कमल की पंखुड़ियाँ खुल जाएंगी और मैं क्या करूँगा, भिन्न भिन्न फूलों के रस का पुनः रसपान करने को मुझे मिलेगा। आगे है, बेनी सो बीच ही भई और नाही काल को ध्यान न अजूबा। और कवि बेनी जी कहते हैं ना कि इसी बीच एक और घटना हो जाती है। घटना क्या है बच्चे, घटना है काल को ध्यान न जान अजूबा, मतलब कि काल मतलब कि मृत्यु को, भौरे को ना अपने मृत्यु के बारे में पता नहीं रहता है कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। आय गयंद चबाए लियो, कि गयंद होता है हाथी, कि हाथी आकर के जो कमल के फूल में, जो भौरा जिस कमल के फूल में बंद रहता है ना, उसको आकर के चबा लेता है। रहीगो मन ही मन यो मनसूबा, और जो उसके मन में विचार चल रहा था, मनसूबा चल रहा था कि सुबह होगी, प्रातः होगा और मैं जाकर के फूलों का रसपान करूंगा, उसके मन में यह विचार धरा का धरा रह जाता है। तो अब बोलोगे ना आगे कि इन 2 लाइन का अर्थ बोलोगे ना कि कवि बेनी जी कहते हैं ना कि इसी बीच एक और घटना हो जाती है, जो भौरा अपने काल से के समय से अनजान रहता है ना, अर्थात उसे अपनी मृत्यु का ध्यान नहीं रहता है। सुबह होने से पहले ही हाथी आकर के क्या करता है, उस कमल के फूल को चबा लेता है और भौरे की मन की इच्छा मन में ही दब करके रह जाती है। तो ये बच्चे आपका क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। अब बारी आती है प्रसंग की। अर्थ लिख लिए हैं, अब लिखते हैं प्रसंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इस पद्यांश में कवि ने मृत्यु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इस पद्यांश में कवि ने काल के सत्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। ठीक है ना, ये आप बोल सकते हो यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ पर ये हमारा हो गया प्रश्न 17वां। अब नेक्स्ट बच्चे प्रश्न 18वां। इसमें बोला जा रहा है ना कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। तो पढ़ते हैं इसको हम लोग। बोलेंगे ना यहाँ पर सबसे पहला बोलेंगे यहाँ समझिएगा। यहाँ बोला जा रहा है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी भी प्रकार का आलस्य सेहत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि प्रातःकाल बिस्तर पर देर तक पड़े रहना। बड़े बड़े नगरों में अक्सर लोग देर तक सोते रहते हैं, कम ही लोग 8 या 9 बजे से पहले जागते हैं, जैसा कि आप लोग भी करते होगे, आप लोग भी उठते नहीं होगे। ठीक है ना, आगे है, परंतु प्रातःकाल ही व्यायाम के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय पेट खाली होता है और शरीर नींद से तरोताजा हो गया होता है। इसके अलावा प्रातःकाल की शुद्ध हवा हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। आलसी व्यक्ति यदि कभी 6 बजे उठ जाए और 1 घंटा बाहर की सैर और खेलकूद में बिता दे
तो उसे आनंद आ जाएगा, उसकी भूख तेज हो जाएगी और वह दिन भर चुस्त और तरोताज़ा महसूस करेगा। तो ये हो गया बच्चे, हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे देखते हैं यहाँ पर लिखाया हुआ है शत्रु, इसको धर के लिख देंगे आंसर। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, कुछ कुछ ऐसा लिखते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य है, बस ऐसे करके, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि बड़े बड़े नगरों में रहने वालों की क्या आदत होती है। तो देखो यहाँ पर बोला गया है ना कि बड़े बड़े नगरों में रहने वाले अक्सर देर तक सोते रहते हैं। तो यही बोलोगे कि बड़े बड़े नगरों में रहने वाले अक्सर देर तक सोते रहते हैं, अक्सर देर तक सोते रहते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। मतलब कि ये जो गद्यांश लिखा है ना, इसका शीर्षक क्या हो सकता है वो बताना है। शीर्षक मतलब कि यहाँ पर क्या लिखा होगा। तो पहला शीर्षक हो सकता है आलस्य, आलस्य और मनुष्य जीवन, आलस्य और मनुष्य जीवन, ये हो सकता है। और दूसरा ये होगा ना कि बोल सकते हो कि प्रातःकाल, प्रातःकाल व्यायाम का महत्व, प्रातःकाल हमें व्यायाम करना चाहिए, इस ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि यदि आलसी व्यक्ति जल्दी उठ जाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो बोलोगे ना कि यदि आलसी व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर 1 से 2 घंटे सैर करे और खेल कूद में बिता देना तो उसकी भूख तेज हो जाएगी और वो दिन भर चुस्त और तरोताज़ा महसूस करेगा। देखिए इसका फिर से बता रहा हूँ ना आंसर, यहाँ पर बोलोगे ना कि यदि आलसी व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर 1 घंटा बाहर की सैर और खेलकूद में बिताए तो उसकी भूख तेज हो जाएगी और वह दिन भर चुस्त और तरोताज़ा महसूस करेगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। सबसे अच्छा समय कौन सा होता है बच्चे, तो प्रातःकाल। तो बोलोगे कि व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल का होता है। ठीक है ना बच्चे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर अथवा में बोला जा रहा है, अथवा कोई पढ़ते हैं और समझते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना अथवा में, पशु पक्षी भी मनुष्य के प्यार को खूब समझते हैं। यदि हम उन्हें थोड़ा भी प्यार करते हैं तो वे ढेर सारा प्यार हम पर लुटाते हैं, इसलिए हमें उनके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक और लक्ष्मीबाई का घोड़ा बादल अपने अपने स्वामी के प्रति इतना वफादार रहे कि उनके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, इसलिए इतिहास में चेतक और बादल का वर्णन है। प्राचीन काल में घोड़ों के जरिए ही पत्र या संदेश पहुंचाने जैसे अद्भुत और चुनौतीपूर्ण कार्य भी किए जाते थे। तो देखिए बच्चे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ना कि पशु पक्षियों के स्वभाव की क्या विशेषता है। तो बोलोगे ना कि पशु पक्षियों की स्वभाव की यह विशेषता है कि अगर मनुष्य क्या करते हैं, उन्हें थोड़ा भी प्यार करते हैं ना तो वह हम पर क्या करते हैं बच्चे, ढेर सारा प्यार लुटाते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, वे अपने स्वामी के प्रति वफादार होते हैं। क्या होते हैं, वफादार होते हैं। ये हो जाएगा इसका विशेषता। नेक्स्ट है बच्चे हमारा कि पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक होना चाहिए, अर्थात पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार क्रूरतापूर्ण नहीं होना चाहिए, क्रूरतापूर्ण नहीं होना चाहिए। पहले बोलोगे कि पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक होना चाहिए, अर्थात उनके प्रति हमारा व्यवहार क्रूरतापूर्ण नहीं होना चाहिए। आगे बोला जा रहा है कि गद्यांश का क्या करना है बच्चे, हम लोग को उचित शीर्षक लिखना है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि इसका शीर्षक हो जाएगा बच्चे पशु पक्षियों का स्वभाव, पशु पक्षियों का स्वभाव, या फिर आप बोल सकते हो ना पशु पक्षी और मनुष्य का प्रेम, पशु पक्षी और मनुष्य जीवन, मनुष्य का प्रेम, पशु पक्षी और मनुष्य जीवन का प्रेम हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे। देखिए मैंने ना क्या किया था, गद्यांश को ना मैंने ना यहाँ से देख करके, देखिए ये बोलता ना कि इसका शीर्षक लिखिए, तो मैंने ना यहाँ से देखा पशु पक्षियों का स्वभाव, यही मैं क्या कर दिया बच्चे, इसका आंसर दे दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि चेतक और बादल का नाम इतिहास में क्यों लिखा गया है। चेतक और बादल का नाम इतिहास में क्यों लिखा गया है। तो बोलोगे ना कि चेतक और बादल का नाम इतिहास में इसलिए लिखा गया है क्योंकि वे अपने स्वामी के प्रति वफादार थे और उन्होंने क्या किया, अपने स्वामी के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिया, मतलब कि प्राण की भी बलि देने से वो कतराए नहीं। बादल और चेतक। फिर आगे है कि लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। तो लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम बादल था। क्या था, बादल था। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था बच्चे, चेतक था। ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चे हमारा यहाँ पर, इसको पढ़िएगा। बोला जा रहा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण अपने प्रधान पाठक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो बच्चे ये क्या करो आप, ये आप बचपन से लिखते आ रहे हो, तो इसका आंसर क्या कर सकते हो बच्चे, आप इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं तो बच्चे आप लोग को ना शो हो रहा होगा
एक पिक्चर, आप लोग उसको भी देख करके समझ सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि अथवा में बोला जा रहा है अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए कुशलता जानने हेतु पत्र लिखिए। कि आप क्या करिए, मित्र को आप बधाई पत्र दे रहे हो कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है और वो अच्छा रहे, इसके लिए आप एक पत्र लिखिए। तो बच्चे क्या करते हैं, क्या है करते ये है ना कि देखिए ना कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ समझिएगा, ऐसा लिखते हैं, आप लोगों ने लिखा भी होगा इसको। तो यहाँ पर ना क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं जगह का नाम कि आप कहाँ से लिख रहे हो। सपोज करो ना कि आप लिख रहे हो रायपुर से, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं बच्चे दिनांक, यहाँ क्या लिखते हैं बच्चे, दिनांक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं। अब इतना लिखने के बाद इस लाइन से लिखते हैं बच्चे प्रिय मित्र, जो भी आपका प्रिय मित्र है, प्रिय मित्र संजय बोल लो, अमन बोल लो, नयन बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है ना, प्रिय मित्र। फिर यहाँ पर बोलते हैं सप्रेम नमस्ते, क्या बोलते हैं, सप्रेम नमस्ते बोलते हैं। और फिर क्या करोगे बच्चे, यहाँ से आप लिखना चालू करोगे अपने मित्र को बधाई पत्र, ठीक है ना, कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, तुमको इसके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे यह जानकर बहुत ही खुशी हुई कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तुम क्या कर रहे हो, अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मना रहे हो। फिर आगे बोलोगे ना कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी क्या हूँ तुम्हारे जन्मदिन पर शामिल हूँ, लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण क्या है कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं रहूंगा, इसका मुझे बहुत खेद है। फिर आप बोलोगे ना कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ ना कि तुम्हें क्या हो, लंबी उम्र मिले। क्यों बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ना कुशलता जानने के लिए बोल रहा है ना कि ना कुशलता की तुम कैसे हो ये भी बताना। तो बोलोगे ना कि भगवान से प्रार्थना है करता हूँ कि तुम्हें लंबी उम्र मिले और तुम हमेशा खुश रहो और पूरी तरीके से क्या रहो, स्वस्थ रहो। फिर लास्ट में बोलोगे ना कि तुम्हें एक बार फिर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर यहाँ पर नीचे में जैसे ही यहाँ पर खत्म होगा ना बच्चे, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोलोगे जैसे यहाँ पर खत्म हो रहा है, देखिए यहाँ पर खत्म हो रहा है ना, तो आप यहाँ पर बोलोगे ऐसे करके, आप बोलोगे ऐसे करके, यहाँ समझिएगा, ऐसे करके आप बोलोगे यहाँ पर कि तुम्हारा मित्र, मतलब कि अपना नाम दीजिएगा और यहाँ पर अपना पता कि आप कहाँ रहते हो, क्या क्या है, ये सब दीजिएगा, ठीक है ना बच्चे। तो यही है बच्चे, ऐसे ही लिखते हैं पत्र हम लोग, ठीक है ना। अब आगे देखिए बच्चे, आगे बोला जा रहा है ना कि नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर क्या करना बच्चे, निबंध लिखना है। बच्चे याद रखिए ना, जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना बच्चे, वो क्या है बच्चे, हमारी पाठशाला है, गणतंत्र दिवस है और वर्षा ऋतु है, ये आता ही आता है। आप चेक करेंगे ना तो आप लोग को ना ये तीनों तो याद होना ही चाहिए। इन तीनों में से अगर आप लोग को याद है ना कोई भी दो, तो आप क्या कर सकते हो, आपका देखिएगा इसी में से फंसेगा, इसी में से फंसेगा, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर हम लोग निबंध को डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग को निबंध के लिए भी शो हो रहा होगा पिक्चर, आप लोग उसको पढ़ करके समझ सकते हो। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, या यहाँ पर हमारा ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।